अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। जस्टिस साकिब निसार का चीफ जस्टिस की हैसियत से दौर खत्म हो गया। कोई उनके इकदामात को सराहता है तो कोई उन्हें अदालती निज़ाम की मजीद खराबी की वजह समझता है, क्योंकि ये इल्ज़ाम लगता है कि चीफ जस्टिस ने अदालतों में ज़ेर इल्तवा लाखों केसेस पर तो तवज्जो नहीं दी, इंतज़ामी मामलात में मुदाखलत की। जो करना था वो किया नहीं, जो नहीं करना था वो सब कुछ किया। मगर आज नामजद चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब भी बहुत अहम है, उस पर भी बात करेंगे। उन्होंने क्या कहा बहुत अहम है, वो आपको बताएंगे। मगर पहले बात करते हैं जस्टिस साकिब निसार के फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब की। जस्टिस साकिब निसार ने कहा कि इस अदालत बड़े फैसले दिए। सबसे पहले गिलगित बल्तिस्तान का फैसला है। दूसरा मसला, अदालत ने आबादी में इजाफे का उठाया। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया। उन्होंने कहा कि अदालत ने मुल्क में पानी की कमी का नोटिस लिया और पूरी कौम ने पानी के लिए अतियात दिए, पिसे हुए लोगों के हुकूक के लिए काम किया और हर शख्स को इज्जत से जिंदगी गुजारने का हक दिया। निजी अस्पतालों को फीसों पर नोटिस लिया और ख्वाजा सराओं को शनाख्ती कार्ड जारी करने के मामले का नोटिस लिया। अदालत ने तैयबा समेत घरों में काम करने वाले बच्चों का भी नोटिस लिया। जस्टिस साकिब निसार ने कहा कि आइन में तयन करदा हक जिंदगी, तालीम और सेहत के मसाइल हल करने की कोशिश की और जजिस के ज़ाब्ता अखलाक के अंदर रहते हुए काम किया। चीफ जस्टिस साकिब निसार का दौर जुडिशल एक्टिविज्म की वजह से तनकीद का शिकार रहा। उन्होंने अदलिया को एक नाम दिया था और वो नाम था बाबा रहमते का। फिर ये नाम बहुत ज़्यादा कोट होता रहा, बहुत ज़्यादा इसको दोहराया जाता रहा। इस बाबा रहमते का जिक्र फिर मीडिया और सियासी हलकों में होता रहा, बार बार होता रहा। उस जिक्र पर नोटिस भी होता रहा। देखिए किस तरीके से जिक्र होता रहा। फिर दौर में नाअहलियाँ हुई, तौहीन अदालत के नोटिस हुए, सज़ाएँ हुई, अहम और मुतनाज़ रिमार्क्स आए और ये रिमार्क्स सियासी जमातों के जलसों की तकारीर की जीनत बनते रहे। अदलिया ने हुकूमतों की कारकर्दगी पर तनकीद की। तमाम ही वज़रा आला सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। मगर जस्टिस साकिब निसार के दौर का सबसे बड़ा तनाज़ा जजिस का इख्तिलाफ राय रहा। जजिस में इख्तिलाफ राय माजी में भी होता रहा है, मगर जस्टिस साकिब निसार पर यह इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने जजिस के इख्तिलाफ राय को दबाया। उनके दौर के 3 सीनियर जजिस ने मुख्तलिफ मामलात पर इख्तिलाफ किया और वह इख्तिलाफ चैम्बर के अंदर अदालती फैसलों तक महदूद नहीं रहा। उनके दौर में जस्टिस दोस्त मोहम्मद, जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह का इख्तिलाफ राय सामने आया। ऐसा तारीख में पहली बार हुआ कि आइन के आर्टिकल 184(3) के मामले पर सवालात उठाने पर चीफ जस्टिस ने दौरान समाअत ही बेंच तोड़ दिया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने समाअत के दौरान निकालकर 3 रुकनी बेंच को तोड़कर 2 रुकनी बेंच बना दिया और कुछ देर बाद वही केस नए बेंच ने सुना बगैर जस्टिस काजी फाइज ईसा के। चीफ जस्टिस के इस अमल पर पहले जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इख्तिलाफी नोट लिखा। उन्होंने एतराज़ किया कि मेरी राय में जब केस की समाअत हो रही हो तो इस तरह दोबारा बेंच तश्कील देने का कोई जवाब नहीं था और इसकी कोई मिसाल भी मौजूद नहीं है। इस तरह निज़ाम की सालमियत को मजरू करने के नताइज संगीन हो सकते हैं। फिर इसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह, जो कि बाद में बनने वाले 2 रुकनी बेंच का हिस्सा रहे चीफ जस्टिस के साथ समाअत में, उन्होंने इस मामले पर रवा साल 1 जनवरी को अपना इख्तिलाफी फैसला जारी किया, जिसमें उन्होंने चीफ जस्टिस की जानिब से जस्टिस काजी फाइज ईसा को 3 रुकनी बेंच से निकाल कर और फिर नए 2 रुकनी बेंच की तश्कील को गलत करार दिया। अब अहम बात यह है कि जस्टिस मंसूर अली शाह खुद भी इस 2 रुकनी बेंच का हिस्सा थे, मगर उन्होंने अपने फैसले में कहा कि उनसे गलती हुई है और वो अपनी गलती तस्लीम करते हैं। उनका कहना था कि 2 रुकनी बेंच की तश्कील कानून के मुताबिक नहीं थी। इस तरह बेंचेस की तश्कील किसी भी जज की आज़ादाना राय को घोंटने के मुतरादिफ है। बेंच के एक रुकन के इख्तिलाफ राय को दबाना और खामोश करने की कोशिश गैर जानिबदार जुडिशल सिस्टम की बुनियाद को हिला कर रख देगा। उन्होंने अपने फैसले के अख्तिताम पर लिखा कि वो जस्टिस काजी फाइज ईसा के फैसले से इत्तफाक करते हैं कि चीफ जस्टिस का इस केस में दोबारा बेंच तश्कील देना बेमिसल और गैर ज़रूरी था, जो सिस्टम की सालमियत को मजरूह करता है। ये बहुत अहम मामला है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी निशानदेही की कि वो इंतज़ार करते रहे कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के इख्तिलाफ का जवाब देंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट के इन 2 सीनियर जजेस के अलावा जस्टिस दोस्त मोहम्मद का भी चीफ जस्टिस से इख्तिलाफ सामने आया। 19 मार्च 2018 को अपनी रिटायरमेंट के मौके पर जस्टिस दोस्त मोहम्मद ने खिलाफ रिवायत फुल कोर्ट रेफरेंस लेने से इनकार कर दिया, जिसके बाद एक तनाज़ा खड़ा हो गया। वकला ने एहतजाज की धमकी दी और फिर चीफ जस्टिस को बार बार वजाहत देनी पड़ी कि वो तो जस्टिस दोस्त मोहम्मद को रेफरेंस देना चाहते थे, मगर जस्टिस दोस्त मोहम्मद तैयार नहीं हुए। जस्टिस दोस्त मोहम्मद ने निहाल हाशमी तौहीन अदालत केस में अपना
फैसला ही नहीं दिया। खिलाफी नोट का मामला नहीं है, उन्होंने फैसला ही नहीं दिया। जस्टिस दोस्त मोहम्मद के इनकार और फिर उन्हीं दिनों जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत के लिए मंजूरी पर वकला का सख्त रद्दअमल सामने आया। वकला तंजीमों ने बेंच के खिलाफ सड़कों पर आने की धमकी दे दी। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और कराची बार के वकला ने मजम्मती करारदादें मंजूर की और चंद सवालात उठाए कि क्या गैर ज़रूरी तकरीरें, और ये चीफ जस्टिस के हवाले से साकिब निसार साहब के हवाले से ये बातें हुई कि क्या गैर ज़रूरी तकरीरें, रिमार्क्स और जुडिशल एक्टिविज्म से अदलिया सियासी मामलात की तरफ जा रही है। क्या अवाम और सियासतदानों को सुप्रीम कोर्ट पर तनकीद का मौका दिया जा रहा है जो आगे चलकर क्या अदलिया की साख और वक़ार को मजीद नुकसान नहीं पहुँचाएगा। क्या इदारों के बजाय शख्सियात की तशहीर दुरुस्त है। वकला नुमाइंदों ने उस वक्त कहा कि चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने गैर ज़रूरी बयानात दिए, अस्पतालों के दौरे किए, ये सब गैर मामूली वाक़यात हैं। सियासी हलकों की तरफ से तनकीद का जवाब देना चीफ जस्टिस का मामूल बन गया है। ये बहुत संजीदा नोयत के सवालात थे, मगर वकला के एतराज़ के बावजूद भी जुडिशल एक्टिविज्म जारी रहा। चीफ जस्टिस पर तनकीद हुई कि वह अस्पतालों का दौरा कर रहे हैं, मगर अपनी मातहत अदलिया की उन्हें फ़िक्र नहीं। मातहत अदलिया के हवाले से इतनी तनकीद के बाद जस्टिस मियां साकिब निसार ने 23 जून को लाड़काना में सेशन कोर्ट का दौरा किया और सेशन जज की अदालत में गए, जहां एक और तनाज़ा खड़ा हो गया। जस्टिस मियां साकिब निसार ने अदालत में जज के पास पड़े फ़ोन को उठाया, उस फ़ोन को उठाकर कमरा अदालत में सबकी मौजूदगी में उस पर बरहमी का भी इजहार किया और बरहमी का इजहार करते हुए वो फ़ोन मेज़ पर फेंक दिया और वो सारा का सारा मामला मीडिया पर रिपोर्ट होता रहा। कौन सी प्रोविंस है? ये किधर है सेशन जज? पता करें क्या कर रहे हैं, उससे पूछे कौन सी प्रोविंस क्या प्रोसीड कर रहे हैं, नहीं कमरे में रखिए। चीफ जस्टिस कमरा अदालत में गए, मीडिया को साथ लेकर गए, फिर वहाँ जो कुछ हुआ वो पूरे पाकिस्तान ने देखा। चीफ जस्टिस के इस इक़दाम पर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज गुल ज़मीर सोलंकी ने इस्तीफ़ा दे दिया, मगर उनका इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुआ। बाद में चीफ जस्टिस पर इल्ज़ाम लगा कि वो खुद कमरा अदालत में मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं। केस की समाअत के दौरान उन्होंने मोबाइल फ़ोन निकाल कर कहा था कि मुझे मैसेज आ रहे हैं। जस्टिस साकिब निसार के इस अमल पर भी वकला का एहतजाज सामने आया। कराची बार की एक और करारदाद सामने आई कि कराची बार को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज मुर्तज़ा गुल ज़मीर सोलंकी के हालिया इस्तीफ़े से मायूसी हुई है, जो उन्होंने मुबैना तौर पर चीफ जस्टिस के हाथों अवामी सतह पर तज़लील के बाद दिया। कराची बार ने अपनी करारदाद में लिखा कि हम चीफ जस्टिस के इस फैसले की तारीफ करते हैं कि मातहत अदलिया का जायज़ा लिया जाए, मगर हम समझते हैं कि टीवी कैमरों के सामने एक जुडिशल ऑफिसर की तज़लील मीडिया रेटिंग्स को तो बेहतर कर सकती है, मगर इससे अदलिया की कारकर्दगी में कोई बेहतरी नहीं आ सकती। अदालतों का जायज़ा खामोशी से लेना चाहिए, अदालतों के गैर एलानिया दौरे होने चाहिए और समातों का जायज़ा लेना चाहिए। इस दौरान अगर कोई गलत काम दिखाई दे तो मजाज अथॉरिटी को डिसिप्लिनरी एक्शन लेने का कहा जाए। कराची बार की करारदाद के मुताबिक बार अदालती निज़ाम में एहतसाब और शफाफियत की कायल है, मगर बराह रास्त टीवी पर एक रियलिटी शो के जरिए नहीं। पाकिस्तान की कोई अदालत अदालती मामलात की बराह रास्त कवरेज की इजाज़त नहीं देती। चीफ जस्टिस ने न सिर्फ इस जज के बल्कि अपने ऑफिस के वक़ार को भी मजरूह किया है। इसके अलावा जस्टिस साकिब निसार के दौर में गैर रिवायती तौर पर हाजिर सर्विस जज ने चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेज दिया। ये अपनी नौयत का मुनफरिद वाक़या था कि मातहत जज ने चीफ जस्टिस के खिलाफ तहरीरी शिकायत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भिजवाई और इस रेफरेंस में बहुत से इल्ज़ाम लगाए गए। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कोहाट सुल्तान तरीन ने इल्ज़ाम लगाया कि जुडिशल एक्टिविज्म बिलाशुबा अदालतों का मुतहर्रिक इमेज सामने लाता है, मगर उसके मस्बत या मनफी होने का इन्हिसार इसके पीछे शख्स के एजेंडे पर होता है। मौजूदा चीफ जस्टिस ने शायद तारीख से गलत रहनुमाई लेते हुए इस जुडिशल एक्टिविज्म को अपना लिया, जिसका मकसद समाजी तब्दीलियाँ या वादों की तकमील नहीं बल्कि आइंदा ऐसे आज़ाद और शफाफ इंतखाबात के इनेकाद के जरिए हुकूमत का क़याम ठहरा जिसमें उनका भी किरदार मौजूद हो। ये बात चीफ जस्टिस ने खुद अपने इंटरव्यूज़ में ऑन रिकॉर्ड कही। इस रेफरेंस में मजीद लिखा है कि चीफ जस्टिस ने जब देखा कि उनके इक़दामात को अवाम की हिमायत हासिल नहीं है तो उन्होंने खुद अवाम से रुजू करना शुरू कर दिया, इसलिए उन पर तनकीद भी हुई। अवामी हिमायत हासिल ना होने की वजह से तौहीन अदालत के नोटिस भी सिलेक्टिव बुनियादों पर लिए जाते हैं। अदलिया के हवाले से मुनज़्ज़म मुहिम चलाने वाले के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की हिम्मत नहीं हुई। चीफ जस्टिस अखलाकी तौर पर इतने कमज़ोर हो गए हैं कि वो अपने अल्फाज पर कायम नहीं रहते और आए रोज़ खुदा की कसम खाकर वजाहतें करते हैं। इसी रेफरेंस के मुताबिक चीफ जस्टिस की ज़ाती तशहीर के मकासद अब राज नहीं रहे। ये इल्ज़ामात हाजिर सर्विस जज ने लगाए थे, मगर इस रेफरेंस का क्या हुआ कुछ पता नहीं चल सका। अलबत्ता जज को मुअत्तल ज़रूर कर दिया गया। साथ ही जजेस मातहत अदलिया और वकला के एतराज़ात की वजह से
जस्टिस साकिब निसार का किरदार मुतनाज़ होता रहा। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार इंतहाई मुतहर्रिक रहे। वो चारों सूबों के मुख्तलिफ अस्पतालों में गए, जहनी अमराज के मराकज़ और जेलों का दौरा किया, बराह रास्त तमामी मसाइल सुने, साफ पानी की फराहमी और सेहत के मसाइल पर अज खुद नोटिस लिए, मुख्तलिफ इदारों की कारकर्दगी का जायजा लिया। इस भरपूर फ़ालियत के बावजूद भी ज़ेर इल्तवा मुक़दमात की तादाद में कमी नहीं आई, वो बढ़ते गए। इस बात का एतराफ़ खुद जस्टिस साकिब निसार ने भी किया। एक केस की समाअत के दौरान उन्होंने रिमार्क्स दिए थे कि मैं खुलेआम इस बात का एतराफ़ करता हूँ कि मैं अपने इदारे को बेहतर नहीं बना सका। फिर चीफ जस्टिस ने बार से खिताब करते हुए कहा कि दुरुस्त तनकीद होती है, हमारा हाउस इन ऑर्डर नहीं है। साथ ही उन्होंने लीगल रिफॉर्म्स के आगाज़ का भी ऐलान किया। आपको पता है कि मैंने जितने भी इक़दाम ह्यूमन राइट्स के ज़िम्मन में लिए हैं, जो एक आम इल्ज़ाम और दुरुस्त है, मैं बिल्कुल उसको जायज़ मानता हूँ, तो ये है कि मैं अपने हाउस को इन ऑर्डर नहीं करता। मैंने बहुत सारे रिफॉर्म्स पे काम शुरू किया, अल्लाह करे कि हम उसमें कामयाब हों, लेकिन मैं खुद ही कचहरी में आज आपके सामने लीगल रिफॉर्म की आगाज का ऐलान यहाँ से कर रहा हूँ। मुझे वॉलंटियर्स चाहिए, मुझे वो ब्रेव्स चाहिए, मुझे वो पैशनेट लोग चाहिए जो मेरे इस मिशन में मेरा साथ दे सके। मगर हकीकत यह है कि मुल्क भर में ज़ेर इल्तवा मुक़दमात की तादाद बढ़ती ही चली गई। 2001 में सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुक़दमात की तादाद 13,070 थी। 2002 में ज़ेर इल्तवा मुक़दमात की तादाद 17,370 हो गई और अगस्त 2018 के दादोशुमार के मुताबिक 40,540 तक पहुंच चुकी है। ये तादाद गुज़िश्ता 15 साल में सबसे ज़्यादा है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, हाई कोर्ट्स और मातहत अदालतों में ज़ेर इल्तवा मुक़दमात की तादाद में तेज़ी से इजाफा हुआ। जस्टिस एंड लॉ कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर की अदालतों में ज़ेर इल्तवा मुक़दमात की तादाद तकरीबन 19 लाख है। लाहौर हाई कोर्ट में 1,47,000 केसेस ज़ेर इल्तवा हैं। सिंध हाई कोर्ट में 93,335, पिशावर हाई कोर्ट में 30,764, बलूचिस्तान हाई कोर्ट में 6,030 और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 16,278 मुक़दमात ज़ेर इल्तवा हैं। इसी तरह मातहत अदालतों में भी ऐसी ही सूरत हाल है। पंजाब की मातहत अदालतों में 11,84,551, सिंध की मातहत अदालतों में 97,000, खैबर पख्तूनख्वा में 2,04,000, बलूचिस्तान में 12,000 और इस्लामाबाद की मातहत अदालतों में 37,000 मुक़दमात ज़ेर इल्तवा हैं। ज़ेर इल्तवा केसेस की तादाद में इजाफा ही हुआ है। इस हवाले से तमाम तरह एक्टिविज़म के बावजूद जस्टिस साकिब निसार कोई मैकेनिज़्म नहीं बना सके, इसलिए उन्होंने मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से तनकीद का भी उन्हें सामना करना पड़ा। सियासी जमातें ये समझती रही कि अदलिया एग्जेक्टिव के मामले में मुदाखलत कर रही है और अमलन एग्जेक्टिव मफलूज होकर रह गया है। आज वज़ीर आज़म का ओहदा मफलूज हो चुका है। मफलूज रोज़मर्रा के अमूमी मामलात से लेकर पॉलिसी इक़दाम तक इंतज़ामिया मफलूज होकर रह गई है। अभी हाल ही में वज़ीर आज़म और वज़ीर आला का ये इख्तियार भी सल्ब कर लिया गया कि वो किसी अहम मामले पर जुडिशल कमीशन कायम करें। अगर रियासत का कोई एक सतून किसी दूसरे अहम सतून के हाथ पांव बांध कर बेबस और मफलूज कर दे तो रियासत का निज़ाम कैसे चलेगा। उन 18 लाख या 18.5 लाख मुकदमों का भी कुछ करें जो पेंडिंग है मुख्तलिफ कोर्ट्स में। नस्लें गुजर गई हैं मुकदमों को भुगतते भुगतते। लेकिन मियां साहब भाई इस तरफ तवज्जो दें, इस तरफ जो मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस साहब को जो काम नहीं करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए, जो करना चाहिए वो ये है जो मैं आपको बता रहा हूँ। कभी कहाँ पहुँच जाते हैं, कभी कहाँ पहुँच जाते हैं कि ये नहीं सही है, वो नहीं सही है। भाई आपका वास्ता क्या है? 9 लाख केस फंसे हुए हैं पूरे जुडिशल सिस्टम में, आप वो काम तो करें। इसी तरह चीफ जस्टिस पर तनकीद हुई कि वो अपने काम छोड़कर एग्जीक्यूटिव के काम में मुदाखलत कर रहे हैं और भी तनकीद हुई। वो काम जो हुकूमत को करना था वो सुप्रीम कोर्ट ने शुरू कर दिया। चीफ जस्टिस ने डैम फंड कायम कर दिया। उसके बाद एक नई नज़ीर कायम हुई। चीफ जस्टिस ने गैर मुल्की दौरे किए, फंड रेजिंग की तकरीबात से खिताब किया, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, टीवी इंटरव्यूज़ दिए और तो और अदालती जुर्माने भी डैम फंड में जमा कराए गए। इस हवाले से भी अदालती इख्तलाफ सामने आया। सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत के दौरान एक फरीक के वकील ने अदालत से समाअत मुलतवी करने की दरख्वास्त की तो अदालत ने दरख्वास्त मंजूर करते हुए फरीक पर 50,000 रुपये का जुर्माना आयद किया और वकील को हिदायत की कि यह जुर्माना डैम फंड में जमा करा दें, जिस पर बेंच में शामिल जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इख्तलाफ किया और कहा कि डैम फंड नहीं, जुर्माने की रकम ईदी फाउंडेशन को दी जाए। ये तनकीद भी हुई कि डैम फंड बनाने के बाद चीफ जस्टिस ने जुर्माने और सज़ा का फ़र्क ख़त्म कर दिया। अब सज़ा की जगह भी डैम फंड में जुर्माना जमा कराने का हुक्म आ जाता है। इसके अलावा भी मुख्तलिफ मुकदमात के दौरान अदालत ने जुर्माने की रकम डैम फंड में जमा कराने के अहकाम दिए। सितंबर 2018 को तहरीक इंसाफ के रुकन सिंध असेंबली ने सरेआम
एक शहरी को तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया और फिर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए और उस इजहार के बाद रुकने असेंबली को डैम फंड में 30 लाख रुपए जमा कराने का हुक्म देकर मामला निपटा दिया। इसी तरह एक और केस की समाअत के दौरान जब वकील ने अदालत से इल्तवा की दरख्वास्त की तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इल्तवा लेना है तो 10 लाख रुपए डैम फंड में जमा करा दें। सुप्रीम कोर्ट की इस अमल पर तनकीद होती रही, मगर चीफ जस्टिस साकिब निसार इसका दिफा करते रहे। बाद में वज़ीर आज़म इमरान खान भी इस मुहिम में शामिल हो गए, मगर तमाम तर कोशिशों के बावजूद डैम फंड में 9 अरब 20 करोड़ रुपए ही जमा हो सके। और दिलचस्प बात यह है कि कुछ दिन पहले डैम से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि डैम फंड के लिए 13 अरब रुपए की इश्तिहारी मुहिम चलाई गई, यानी 13 अरब रुपए के इश्तिहारात और तमाम तर कोशिशों के बावजूद 9 अरब रुपए जमा हो सके। हालांकि वजारत प्लानिंग के मुताबिक सिर्फ भाषा डैम बनाने के लिए 1450 अरब रुपए की जरूरत है, यानी अब भी 1441 अरब रुपए की जरूरत है। डैम के लिए पैसों में जितनी ताखीर होगी डैम का तखमीना भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि मुल्क में डॉलर की कीमत बढ़ रही है और इसके मुकाबले में डैम में आने वाली रकम में इजाफा तेजी से नहीं हो रहा। जैसे साकिब निसार ने बैरून मुल्क भी डैम फंड में पैसा जमा करने के लिए दौरे किए, तकारीब में शिरकत की, उन पर इस हवाले से भी तनकीद होती रही कि तहरीक इंसाफ के बरतानिया में रहनुमा या फिर इमरान खान के दोस्त ये सारे इंतजाम कर रहे हैं। तो चीफ जस्टिस को ऐसे सवालात का सामना करना पड़ा। आपके ये दौरे इंतहाई कामयाब गुजरे, हमने तमाम की तमाम अटेंड किए और देखा किस तरह ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने बढ़ चढ़ कर डैम फंड जो अपील थी आपकी और वज़ीर आज़म साहब की उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। जहाँ पर लोग साथ दे रहे हैं वहाँ पर नाकदीन भी मसलसल तनकीद का निशाना बना रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, खुसूसन कि एज ए चीफ जस्टिस इतना ज़्यादा किसी सियासी पार्टी के साथ, जिस तरह यहाँ पे एक सियासी पार्टी के लोग आपके लेफ़्ट राइट नज़र आए तो लोगों ने उनकी तस्वीरें बना के तनकीद की सोशल मीडिया पे। तो जब आप यहाँ से वापस जाएंगे जहाँ पे आपकी तारीफ़ें होंगी वहाँ पे ये नाकदीन भी आपका पीछा करेंगे, तो ये बेहतर होगा कि आप उनको यहाँ पर ही जवाब दे के जाएं। एक ही जवाब है, आप अपनी चीफ जस्टिस को इतना कमज़ोर और पार्शल समझते हैं? ये है आप लोगों का कॉन्सेप्ट अपनी चीफ जस्टिस के बारे में। ये तक्कड़ हाथ में पकड़ा हुआ है, ये तक्कड़ नहीं हिल सकता। क्या बात। इसके अलावा जस्टिस साकिब निसार के दौर के ही हवाले से ये इल्ज़ाम भी है कि उन्होंने कमरा अदालत में सीनियर वकला सियासी रहनुमाओं को तज़हीक का निशाना बनाया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से बर्खास्त होने वाले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस वक्त के सीनियर जज जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने अपनी अदालत में केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए थे कि वो चीफ जस्टिस से दर्दमंदाना अपील करना चाहते हैं कि उन्हें यह हक हासिल है कि मातहत अदलिया के खिलाफ कानूनी फैसलों को कलअदम करार दें, लेकिन चीफ जस्टिस को यह हक हासिल नहीं है कि वो खुली अदालत में जजों की तज़हीक करें। जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने मजीद कहा कि वो हमारी इज्जत नहीं करेंगे तो हमें भी अपने इदारे के दिफा के लिए जवाब देने का हक है। मजाक बना लिया है कि किसी का चेहरा अच्छा नहीं लगता तो उसकी तज़हीक शुरू कर दें। बहरहाल जस्टिस शौकत सिद्दीकी को बाद में जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल थी उसके बाद उसकी कार्रवाई के बाद बरतरफ किया गया। इसके अलावा सीनियर वकला और सरकारी अफसरान उनके सामने चीफ जस्टिस के सामने पेश होने से कतराने लगे। माजी में भी चीफ जस्टिस की तरफ से जुडिशल एक्टिविज्म दिखाई दिया गया, उन पर तनकीद भी हुई कि उन्होंने एग्जीक्यूटिव के काम में मुदाखलत की, मगर इब्तिदाई तौर पर मुल्क भर के बार और वकला उनके साथ खड़े रहे। बाद में वकला तहरीक के सरकर्दा रहनुमा ने चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के इक़दामात पर तनकीद की। ये माजी का मामला है क्योंकि इफ्तिखार चौधरी ने जुडिशल एक्टिविज्म की बुनियाद रखी पाकिस्तान में, उस वक्त वकला भी साथ खड़े थे। मगर एक अहम बात यह थी कि इफ्तिखार चौधरी के दौर में ये बात सामने आई कि जजिस में इख्तलाफ राय नहीं होता, और ये तनकीद इनफैक्ट सामने आई कि जितने भी बेंच होता है 5-0 और इस तरीके से फैसले आ रहे होते हैं, जजिस का आपस में कोई इख्तलाफ राय सामने नहीं आ रहा होता। जो जस्टिस साकिब निसार हैं उनके दौर में ये बात ज़रूर थी कि जजिस के दरमियान इख्तलाफ राय था, मगर साथ ही जजिस ने इल्ज़ाम लगा दिया कि उस इख्तलाफ राय को दबाने की वो कोशिश कर रहे हैं जिस तरीके से बेंच तोड़ रहे हैं। लेकिन जहाँ इफ्तिखार चौधरी के फैसलों पर तनकीद हुई, वहीं जस्टिस साकिब निसार ने कई मस्बत फैसले भी दिए। जिस तरीके से इफ्तिखार चौधरी के कुछ मस्बत फैसलों की बात होती है, उस तरीके से जस्टिस साकिब निसार के भी कुछ मस्बत फैसले हैं। कुछ बड़े केसेस के हवाले से अहम फैसले समझे जाते हैं। अदालती तारीख में ये फैसले हमेशा याद रखे जाएंगे। आसिया बीबी का केस जिसका एक अरसे तक हल नहीं निकल सका, उसे चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की सरबराही में एक 3 रुकनी बेंच ने निपटा कर तारीखी फैसला सुनाया। आसिया बीबी के रिहाई के हुक्म को दुनिया भर में सराहा गया। इसी तरह ज़ैनब कत्ल केस का मुकदमा भी चीफ जस्टिस के सू मोटो नोटिस लेने के बाद निपटाया गया और ज़ैनब के कातिल को स्पीडी ट्रायल के बाद सजाए मौत दी गई। इसी तरह नकीबुल्लाह महसूद कत्ल केस भी अहम है, जिसमें अब तक मुतासिरीन को इंसाफ तो नहीं मिला, राव अनवार को वो सज़ा तो नहीं मिली जो उन पर इल्ज़ाम लगा है, लेकिन इस केस में जो भी पेशरफ्त हुई है उसका क्रेडिट भी चीफ जस्टिस ही को जाता है। इसी तरह एक और केस शाहरुख जतोई का भी सिंध हाई कोर्ट ने 28 नवंबर 2017 को शाहरुख जतोई के खिलाफ दहशतगर्दी की दफात खत्म करने का फैसला दिया था और दिसंबर 2017 को शाहरुख जतोई को जमानत पर रिहा कर दिया गया था। मगर चीफ जस्टिस ने सिविल सोसाइटी की दरख्वास्त को अज़ खुद नोटिस में बदल कर शाहरुख जतोई के मुकदमे से दहशतगर्दी की दफात निकालने के
कलअदम करार दिया और शाहरुख जतोई की जमानत मनसूख करके दोबारा गिरफ्तार करने के अहकाम जारी किए। जस्टिस साकिब निसार का ये दौर तो मुकम्मल हुआ और आज नए नामजद चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने भी फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब किया। उन्होंने कहा कि आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत अदालत का सुमोटो इख्तियार बहुत महदूद तरीके से और सिर्फ कौमी अहमियत के बड़े मसाइल पर इस्तेमाल करना चाहिए जहां पहले से कोई और हल मौजूद ना हो। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने अपने खिताब में कहा कि फुल कोर्ट या अदालती अमल के जरिए एक कोशिश होनी चाहिए ताकि आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत अदालत के असल दायरा कार के स्कोप और पैरामीटर का तयन किया जाए। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा कि मियां साकिब निसार ने एक दफ़ा अवामी सतह पर यह बात कही थी कि उनकी ज़िंदगी के सिर्फ दो मकासद हैं, एक डैम्स की तामीर और दूसरी कर्ज़ों की वापसी। इसलिए मैं भी कुछ डैम्स बनाना चाहता हूं। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा कि मैं जाली गवाहों और शहादतों के खिलाफ एक डैम बनाना चाहता हूं। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा कि मैं भी कर्ज वापस करने की कोशिश करूंगा और फिर क्या कर्ज है वो इसकी तफसील बताते हुए कहा कि अरसा दराज से ज़ेर इल्तवा मुकदमात का कर्ज उतारूंगा। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि मुझे इस बात का अंदाज़ा है कि इन मामलात के लिए मैं जो इक़दाम उठाऊंगा उनको शायद उन लोगों से मज़ाहमत का सामना करना पड़े जो पुराने तरीक़ेकार के आदी हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि इन इक़दाम के नताइज से सब मुतमईन होंगे। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा कि मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि तमाम इक़दाम अदलिया के बेहतरीन मुफाद में लिए जाएंगे। हमें हर किस्म के हालात में मकबूल रहने के बजाय सही रहने को तरजीह देनी चाहिए। जस्टिस आसिफ सईद खोसा का मजीद कहना था कि फ़ौजी अदालतों को आलमी सतह पर गैर मामूली समझा जाता है। अगर अरकान पार्लियामेंट अपनी हिकमत के मुताबिक ये फैसला करते हैं कि वक्ती तौर पर इन अदालतों को जारी रहना चाहिए तो वो इस बात पर गौर कर सकते हैं कि इन अदालतों के फैसलों के खिलाफ अपील हाई कोर्ट में लग सके। नामजद चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा कि माजी करीब में रियासती इदारों के दरमियान एतमाद का फुकदान रहा है। हर इदारे के पास अपनी एलानिया पोजीशन पर कायम रहने की अपनी अपनी वजूहात हैं। मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया है कि हम तमाम इदारे एक साथ सर जोड़ कर बैठें ताकि सच्चाई और मुफाहमत के जज्बे के साथ अहम मामलात पर बातचीत का आगाज हो जिनकी वजह से गुड गवर्नेंस खतरे में है। जस्टिस खोसा ने कहा कि हमें खुले जहन के साथ इस बात पर बहस करनी चाहिए कि अदलिया, एग्जीक्यूटिव और कानून साज माजी में उनसे कहां गलतियां हुई हैं। आए इस पर बात करते हैं कि माजी में कहां एक दूसरे के दायरा कार में मुदाखलत हुई है और इन मसाइल को एक मुत्तफ़िका कोशिश के जरिए हल किया जाए। आए इस पर बात करते हैं कि कहां अदालत ने मुबैना तौर पर एग्जीक्यूटिव के इख्तियार में मुदाखलत की और कैसे अदलिया अपने मामूल लेकिन मौसर किरदार में वापस आ सकती है। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा कि मेरा ये मानना है कि हम एक ऐसे स्टेज पर पहुंच चुके हैं जहां माजी की गलतियों को लेकर हमें चार्टर ऑफ गवर्नेंस लाना चाहिए ताकि ये गलतियां दोबारा ना दोहराई जाएं। उन्होंने कहा कि मैं समझता हूं कि इस किस्म के इजलास में हमारे पार्लियामान के आला लीडर्स, अदलिया के आला जजेस और मिलिट्री और इस्टेब्लिशमेंट की आला क़यादत को शरीक होना चाहिए। नामजद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि रियासत के उमूर चलाना एक संजीदा मामला है और जमहूरियत की पायदारी के लिए सिविलियन बालादस्ती और एहतसाब लाजिम व मलजूम है। आइए बात करें सिविल बालादस्ती कैसे यकीनी बनाई जा सकती है और जमहूरियत गैर मुस्तहकम किए बगैर कैसे सिविलियन का एहतसाब यकीनी बनाया जा सकता है। ये बहुत अहम नुक्ते हैं जिससे नए चीफ जस्टिस की सोच का पता चल रहा है, क्योंकि ये खदशात रहे हैं कि जुडिशल एक्टिविज्म का सिलसिला जारी तो नहीं रहेगा। माजी में इफ्तिखार चौधरी के दौर में भी जुडिशल एक्टिविज्म दिखाई दिया था, मगर बाद में आने वाले चीफ जस्टिस साहिबान ने उससे गुरेज किया। फिर साकिब निसार साहब के दौर में बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम लगा साकिब निसार के दौर में, और अब जो बाकायदा तौर पर अपनी सोच है वो नामजद चीफ जस्टिस ने इस हवाले से वाज़े तौर पर बताई है। बात हो रही थी चीफ जस्टिस में साकिब निसार के दौर के हवाले से। हमारे साथ सीनियर वकला का पैनल मौजूद है। रशीद रिजवी साहब मौजूद हैं, आप साबिक सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, आपका बहुत शुक्रिया। अमानुल्लाह कनवानी साहब मौजूद हैं, आप सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, आपका बहुत शुक्रिया। सैयद अली जफर साहब साबिक वजीर कानून, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, आपका बहुत शुक्रिया। और इरफान कादिर साहब साबिक अटॉर्नी जनरल हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक प्रोसिक्यूटर जनरल नैब, आप चारों का बहुत शुक्रिया। मैं बड़ी माजरत चाहता हूँ, आपको इंतजार भी करना पड़ा। मैं रिजवी साहब आपसे शुरू करते हुए, आप क्या समझते हैं, जाहिर है बहुत ज़्यादा कुछ फैसले अहम भी हैं, साथ में कुछ सियासी जमातों की तरफ से तनकीद भी होती रही। आज फिर जस्टिस खोसा साहब ने यह भी कहा कि बहुत सारी चीज़ों को तय किया जाएगा, जो मामलात हैं उन्होंने भी जो अपना माइंड है वो आज बताया। किस तरीके से देखते हैं आप जस्टिस साकिब निसार के दौर को, जुडिशल एक्टिविज्म के मामलात को?
देखिए, मैंने आपके भी कई प्रोग्राम में हमेशा आर्टिकल 184(3) को सपोर्ट किया है, लेकिन माजरत के साथ, लेकिन उसका एक लिमिट होना चाहिए, उसको रेगुलेट करना चाहिए। जो साबिक चीफ जस्टिस हुए अभी रिटायर, वो बहुत आगे चले गए थे, और जिसकी वजह से मैं आपको बताऊं कि अदलिया का काम बहुत सफ़र किया है। उन्होंने दुनिया जहां से करप्शन ख़त्म करने की कोशिश की, अपने घर से कुछ नहीं किया। एक फ़ैसला आया था, आपने उसका हवाला नहीं दिया, जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम साहब का, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की में ज़्यादतियाँ हुई थी, बददियानतियाँ हुई थी, जिसके सबब सुप्रीम कोर्ट के एक जज जो उस वक्त साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट थे, इकबाल हमीदुर रहमान, वो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। और जो मौजूद उसके बाद चीफ जस्टिस थे, जो उसमें भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल थे, उनके ख़िलाफ़ प्रोसीडिंग्स पेंडिंग थी, लेकिन वो कंक्लूड नहीं हो सकी। तो बहुत से बातें हैं, मैं समझता हूँ उन्होंने अच्छे फ़ैसले भी किए कुछ, और बैकवर्ड क्लासेस को बड़ी भी सपोर्ट मिली, लेकिन बार का एक बड़ा शदीद रिजनमेंट था कि उन्होंने अपने जो अफेयर्स थे, जुडिशल अफेयर्स थे, अब देखें, मैं कहीं पढ़ रहा था कि 32,000 केसेस थे जब उन्होंने एज्यूम किया एज ए चीफ जस्टिस, और जब रिटायर हुए तो 40,000 थे। तो मैं समझता हूँ कि 32 से 20,000 आने थे, वो उल्टा 40,000 पे चले गए। तो ये मैं इस चीज़ में बिल्कुल शामिल हूँ बार के साथ कि उन्होंने जुडिशरी पे कम तवज्जो दी और दूसरे मसाइल किए, जिसमें कुछ यकीनन तो सिविल सोसाइटी को और लोगों को उसमें वो तारीफ़ करते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ जो उनका अपना कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन था वो परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। अच्छा, मैं क्योंकि कुछ इंडिविजुअल इश्यूज पर 1 बाय 1 भी बात करूंगा आप सबकी इंडिविजुअली राय लेने के बाद। रिजवी साहब, आप क्या कहिएगा, आप किस तरीके से देखते हैं जैसे साकिब निसार के दौर को? जी देखें, एक तो इसमें कोई शक नहीं कि एज ए जज जो उनकी रोल था, उनकी जो महारत है कानून पे, स्पेशली आइनी और सिविल और सर्विस और टैक्स मैटर्स पे, उसमें तो इतनी महारत थी उनकी, और मेरे मुताबिक उनको आप बेहतरीन जजेस हमारे जो हिस्ट्री में हैं आप शामिल कर सकते हैं। जहाँ तक उनका दौर था एज चीफ जस्टिस, उसको मैं 2 हिस्सों में तकसीम करता हूँ, एक पनामा से पहले और एक पनामा के बाद। पनामा से पहले तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को उसी तरह चलाया जिस तरह के उनसे पहले आने वाले चीफ जस्टिस जिलानी साहब, नासरुल मुल्क साहब, उन्होंने चलाया था, जिसका एक ट्रेडिशनल रवायती सुप्रीम कोर्ट था, जिसके अंदर फंडामेंटल राइट्स, बुनियादी हकूक़, इंसानी हकूक़ का ख्याल तो रखा जाता था, लेकिन एक अदालती बर्दाश्त, जिसको आप जुडिशल रिस्ट्रेंट कहते हैं, उसके तहत जो हुकूमती और सियासी मामलात थे उसमें किसी किस्म की मुदाखलत नहीं सुप्रीम कोर्ट करता था। तो पनामा तक तो ये चला, लेकिन उसके बाद फिर एक बड़ा तूफ़ान आया, एक टर्बुलेंट पीरियड आया, और इस टर्बुलेंट पीरियड में हमने देखा कि एक तो पनामा का केस आया, उसके साथ नाअहली के मामलात आ गए बहुत सारे सियासतदानों के, और अदालत पे एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की तनकीद होनी शुरू हो गई, जिससे जिसको उस वक्त एज ए चीफ जस्टिस हैंडल करना पड़ा साकिब निसार साहब को। और मेरे लिहाज मेरा जो अंदाज़ा है, मेरी जो ओपिनियन है, उसमें उन्होंने काफ़ी कामयाबी से ये जो कश्ती थी उस सुप्रीम कोर्ट की, उसको उस तूफ़ान से गुजारा, और लोगों का जो जुडिशरी थी उसमें एतमाद बहाल रखा। शुरू में जो चीफ जस्टिस साहब का ख्याल था, उनका ये ख्याल था कि ये करप्शन इतनी बढ़ गई है और मिस गवर्नेंस इतनी ज़्यादा है कि जो इंसानी हकूक़ हैं और जो बुनियादी हकूक़ हैं वो लोगों तक मिल नहीं रहे, उनको फ़राहम नहीं हो रहे। इसलिए उनका ख्याल था कि मैं कुछ नेशनल इश्यूज़ पे मैं एक निशानदही करूं, और उनका ख्याल था कि उस वक्त की हुकूमत जो है वो उस निशानदही पे के बाद उसके ऊपर उसका हल ढूंढेगी। जब वो नहीं हुआ तो थोड़ी सी उनको फ्रस्ट्रेशन हुई,
और उसके बाद उन्होंने जुडिशल एक्टिविज़म का एक नया फेज़ शुरू कर दिया। उस जुडिशल एक्टिविज़म में उनका एक जो अच्छी बात हुई वो ये हुई कि बहुत ताकतवर लोगों की एहतसाब शुरू हुआ, लेकिन जो इक़दामात भी कुछ बड़े नीयत उनकी अच्छी थी, इक़दामात उनके बड़े अच्छे समझे जाते हैं। मसलन पानी का मसला कौन नहीं कहेगा कि बड़ा अहम मसला था, पॉपुलेशन का मसला कौन नहीं कहे बड़ा अहम मसला था, तो उन्होंने उन मसलों की तरफ भी ध्यान दिया। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि सवाल एक उठाया जा सकता है कि क्या आइन में आर्टिकल 184(3) जिसको आप सुओ मोटो कहते हैं, क्या उसके तहत अदालत जो है वो हुक्मरानी के जो अहकामात हैं, जो एक हुक्मरान या हुकूमत के काम हैं, क्या वो किए जा सकते हैं कि नहीं। वैसे मैं आपकी तरफ वापस आते हुए मैं अमानुल्लाह साहब से की राय मालूम। अमानुल्लाह साहब, आप कैसे देखेंगे चीफ जस्टिस के दौर को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि हमने अंग्रेज़ी के फ़ैसले तो माजी में बहुत अच्छे पढ़े हैं, और अयूब ख़ान के 11 साल दौर में आज से ज़्यादा अंग्रेज़ी अच्छी लिखी और पढ़ी समझी जाती थी, मगर वो हमारी अदलिया के वक़ार को इजाफ़ा नहीं कर सके। किसी भी मार्शल लॉ के दौर में अगर जज रहे हों, उनकी अंग्रेज़ी बहुत अच्छी थी, मगर हकीकत ये है कि 22 करोड़ आवाम के अंदर जो मसाइल हैं, जो मुश्किलात हैं, जो गवर्नेंस है, उसको अगर आप सामने नहीं रखेंगे और आवाम के मुल्क के मामलात के अंदर कोई तब्दीली नहीं आएगी, तो उस अंग्रेज़ी को, उन किताबों को, उन फ़ैसलों को आप क्या करेंगे, जिसके नतीजे में हमारा आधा मुल्क टूट गया, हमारे अदलिया कुछ नहीं कर सकी, हमारे अंदर लोगों का इंतशार और खलफशार है, हमारी अदलिया कुछ नहीं कर सकी। अगर जब तक हम आवाम के मसाइल को हकीकी मानों में नहीं देखेंगे, उसका कोई एक तबका, हमारा ट्रैकोटोमी ऑफ पावर की बात की जाती है, अदलिया, इंतज़ामिया, मुकन्ना, अगर अदलिया ने अपना काम नहीं किया, क्या आया मुकन्ना ने अपना काम किया लेजिस्लेशन का? आज कोई मुकन्ना बता सकती है उसने कितने बिल पास किए, कितने आइनी तरामीम लाए, कितने कवानीन बनाए, सवाए अपने तरक्याती कामों के, पोस्टिंग ट्रांसफ़र के, इसके अलावा और क्या है? आज भी जनाब चीफ जस्टिस साहब ने, आसिफ सईद खोसर साहब ने सवाल उठाया। तो मैं समझता हूँ जो इक़दाम साकिब निसार साहब ने किया वो कोई खुशाइंद बात नहीं है, मगर 184(3) में जहाँ अख्तियार है, वहाँ इंसानी हकूक़ के, बुनियादी हकूक़ के, अवामी मसाइल के, मुफाद आमा के मसाइल के हल के लिए अगर कोई काम किया है, तो एतराज़ करने वाले कोई एकेडमिशिया वाले लोग नहीं हैं। एतराज़ करने वाले लोग वो हैं जो मुतासरा फ़रीक है, जिनके मफादात को ज़ख्म पड़ी है, वो एतराज़ कर रहे हैं। अवाम में से कोई आम गरीब आदमी ने कब आके सवाल उठाया कि अस्पताल में चीफ जस्टिस क्यों आया? किसने आके कहा कि किसी ने, चीफ जस्टिस ने किसी सादिक और अमीन को जेल में डाला? उसने कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं किया, मुल्क का कोई नुकसान नहीं किया, मगर इसके बावजूद चीफ जस्टिस साहब बहुत गलत काम कर रहे थे। मैं समझता हूँ चीफ जस्टिस साहब ने जो इक़दाम किए नेक नीयती से किए, कोई इसमें बदनीयती नहीं है। उसके अंदर कानून कवायद की खिलाफ वर्जी हो सकती है, मगर जिस तरह के मुश्किलात मसाइल का शिकार मुल्क है, उसमें ये रिवायती और ये स्टेटस क्वो नहीं चलेगा। अगर आज इसको अदलिया दुरुस्त नहीं करेगी, तो कल उसके अंदर कोई ताकत और आगे दुरुस्त करेगा, और ये हम और आप जाएंगे, सलूट करेंगे, आए जी हमें हल्फ दे, हम उसको सलाम करते हैं। मगर अगर जब तक आप कानून और आइन के मुताबिक उसका हल नहीं ढूंढेंगे, इस गवर्नेंस को बेहतर नहीं करेंगे, तो ऐसे हिचकोले आते रहेंगे, चाहे अदलिया की तरफ से आए या चाहे किसी ताकतवर की तरफ से आए। मैं समझता हूँ अदलिया के हिचकोलों में बर्दाश्त करना चाहिए, ये काफ़ी बेहतर है हमारे लिए, इससे पहले कि हम ऐसा बोझ हम पर पड़े जिसको हम में से कोई ना उठा सके। मैं इरफान काजी साहब, आप कहिएगा, क्योंकि ज़ाहिर है आप बाकायदा तौर पर जो मुख्तलिफ़ केसेस के हवाले से हैं, एक बड़ा आपका जो तज्ज़िया है और कंसिस्टेंसी के साथ आप वो देते रहे मुख्तलिफ़ केसेस के हवाले से मीडिया पर। अब जबकि साकिब निसार का दौर ख़त्म हो गया, जैसे साकिब निसार का, चीफ जस्टिस साहब का, आप क्या कहिएगा, किस तरीके से आप देखते हैं जुडिशल एक्टिविज़म से लेके? ज़ाहिर कुछ अच्छे फ़ैसले भी हैं जिनका भी हमने जिक्र किया, कुछ तनकीद भी है उनके ऊपर जो बहुत ज़्यादा हुई, आप कैसे देखते हैं? ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर हम जुडिशल एक्टिविज्म, जुडिशल ओवररीच और 184(3) को अगर एक तरफ रख दें और जस्टिस साकिब निसार को जो नॉर्मल जो लीगल केसेस हैं उनके तनाज़र में देखें, तो उन्होंने कुछ डिफ़िकल्ट फैसले भी किए, मुश्किल और अच्छे फैसले भी किए और बोल्ड फैसले भी किए,
और उस पर कोई शक नहीं है। और वो खुद भी एज ए लॉयर भी बहुत अच्छे लॉयर थे, सिविल के और कॉन्स्टिट्यूशन के, और एज ए जज भी बहुत इंटेलिजेंट थे और उनका अपटेक बहुत अच्छा था। लेकिन जब हम 184(3) में आते हैं तो फिर हम इस सारी चीज को देखते हैं उस तनाजर में, उस कॉन्टेक्स्ट में जिसमें कि जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की बहाली होती है। और जस्टिस इफ्तिखार चौधरी जो है ये जो है जुडिशल एक्टिविज्म, नियो जुडिशल एक्टिविज्म में कहूँगा, जो कि शुरू हुआ था तकरीबन 2009 से ऑनवर्ड्स, तो ये जो नियो जुडिशल एक्टिविज्म है इसमें जो वो शुरू किया था जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने, उसकी आगाज किया था, उसकी इब्तिदा की थी, उसकी जो इंतहा है वो जस्टिस साकिब निसार ने की। यानी कि जो जुडिशल एक्टिविज्म बढ़ता 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 वो तकरीबन चला गया जुडिशल ओवर रीच की शक्ल इख्तियार कर गया, और फिर वो एक किस्म का मैं समझता हूँ कि वो जुडिशल यानी डिक्टेटरशिप तक चला गया कि उन्होंने तमाम इदारे जो हैं पब्लिक, प्राइवेट, और उनमें भी डायरेक्ट चीफ जस्टिस साहब ने इंटरफियरेंस शुरू कर दी, जो कि उनका डोमेन नहीं था। और ये जो लॉजिक है कि कुछ लोग ये समझते हैं कि जी चूंकि अदारे अपना काम नहीं कर रहे थे लिहाजा अदलिया को वो काम करना पड़ा है, तो आज ही जो चीफ जस्टिस खोसा साहब की तकरीर थी, उन्होंने बड़े दो टोक अल्फाज में ये कहा है कि हम ये डैम इस तरह के नहीं बनाएंगे, बल्कि ये नहीं उन्होंने कहा इस तरह के नहीं बनाएंगे, उन्होंने ये कहा कि अब जो डैम बनाएंगे वो हम बनाएंगे कि फ्रिवलेस लिटिगेशन ना हो, पेंडिंग केसेस के खिलाफ डैम्स बनाएंगे, ये उन्होंने, और हम तवज्जो देंगे अपने जुडिशल वर्क की तरफ। तो मुख्तसरन मैं ये कह दूं कि जस्टिस साकिब निसार ने जिस जुडिशल ओवर रीच को इंतहा पे पहुंचा दिया था, जस्टिस खोसा ने एक छोटी सी तकरीर में बड़ी फिनेस के साथ और बड़ी टेम्परेट लैंग्वेज में उसको इख्तिताम पजीर कर दिया है, क्योंकि उनकी इस तकरीर से इन एस्पिरेशंस का इजहार होता है कि वो जुडिशल एक्टिविज्म को स्पेयरिंगली 184(3) को स्पेयरिंगली एक्सरसाइज करना चाहते हैं। और ऑलरेडी जजेस में बहुत से इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुए, और जस्टिस साकिब निसार इस सारे दौर में कोर्ट को अपने साथ नहीं रख सके, क्योंकि उन्होंने अपने साथी जजेस का भी डायसेंट जो है वो बर्दाश्त नहीं किया। अब ये अहम बात है, क्योंकि पहले इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में इल्ज़ाम लगता था कि जुडिशरी में तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ही नज़र नहीं आ रहा, जो फैसले आते हैं वो सारे के सारे जजेस एक ही माइंड के नज़र आ रहे हैं। मगर साकिब निसार साहब के दौर में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था, मगर फिर ये इल्ज़ाम विद इन जुडिशरी लग गया, और बाकायदा तौर पर मंसूर अली शाह साहब का फैसला है कि उन्होंने दबाने की कोशिश की इस इख्तिलाफ राय को। बात हो रही है चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट के हवाले से, उनके दौर के हवाले से। एक सीनियर बुकला का पैनल हमारे साथ मौजूद है। रशीद रिजवी साहब, मुझे याद है एक दफ़ा आपने हमारे ही शो में कहा था कि ये बड़ी हेल्दी बात है, बड़ी अच्छी बात है कि जजिस के दरमियान इख्तिलाफ राय हो, वो आपस में इख्तिलाफ राय रखते हो, ये तो अदलिया के लिए बहुत ही सेहतमंद बात है। मगर ये इल्ज़ाम लगना, पहले फाइजीसा साहब का एक बिल्कुल बेंच का ओपन कोर्ट के अंदर बेंच टूट जाना, उन्होंने इख्तिलाफ राय किया, फिर अब जो मंसूर अली शाह साहब ने लिख दिया वो तो बाकायदा तौर पर यह कहा कि तो दबाने के मुतरादिफ है जो इख्तिलाफ है। इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में यह बात की जाती थी कि इख्तिलाफ राय नजर नहीं आ रहा, यहाँ ये इल्ज़ाम लगना कि इख्तिलाफ राय मगर उसे दबा रहे हैं चीफ जस्टिस साहब। किस तरीके से देखते हैं आप इस बात को? देखें, इससे पहले भी हुआ है कई दफ़े कि एक जज ने 2 जज से या 2 जज ने 3 जजों से इख्तिलाफ राय किया है, लेकिन ये मैं समझता हूँ बड़ा अनप्रेसिडेंटेड वाक़या था कि चीफ जस्टिस साहब उठ जाएं, बेंच तोड़ के उस जज को जो इख्तिलाफ कर रहा था उसको अलग करके ख़ुद सुने। ऐसा मैं नहीं समझता दुनिया की किसी भी तारीख़ में एक आज़ाद अदलिया के जमहूरी मुल्क में किसी अदलिया के चीफ जस्टिस ने ऐसा काम किया हो। ज़रूर मैंने हमेशा कहा, आज भी कहता हूँ कि जब तक डिसेंट नहीं होगा, जब तक इख्तिलाफ राय जजेज़ में नहीं होगा, एक चीज़ सामने हेल्दी आ ही नहीं सकती है। तो ये बड़ा यूनिक था कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने इख्तिलाफ किया और उसके बाद वो उठ के चले गए, बेंच तोड़ दी गई। ये अनप्रेसिडेंटेड है और इसको बार के किसी मेंबर ने कबूल नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया और इसको कंडेम किया गया है और आइंदा नहीं होना चाहिए। बेहतर यही है कि हेल्दी जुडिशरी के लिए और जुडिशरी की अपनी इंडिपेंडेंस के लिए ज़रूरी है कि चीफ जस्टिस को इतना टॉलरेंस रखनी चाहिए कि वो अपने जूनियर जजेस के, अपने कुलीग जजेस के भी राय का एहतराम करें।
अली ज़फ़र साहब, आप क्या कहेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है जो कुछ फ़ाइज़ ईसा साहब ने कहा उसके बाद एक बाकायदा तौर पर जो फैसला मंसूर अली शाह साहब का आया है 1 जनवरी को, उसमें उन्होंने और ज़्यादा, और जो पिछले फैसले थे जो बेंच में वो सुनते रहे साकिब निसार साहब के साथ, उसमें गलती भी तस्लीम की है, वो कलदम भी हो गए हैं। और ये कहना कि चीफ जस्टिस ने जो राय है उसको दबाने की कोशिश की, जो कि अदलिया के लिए अच्छा नहीं है, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए जी, इसमें तो कोई शक नहीं है कि इख्तिलाफ राय होना चाहिए जज साहिबान में, क्योंकि उसके बग़ैर आपकी जो जूरिस्प्रूडेंस है, जो लॉ है, कानून है, वो आगे बढ़ता ही नहीं। ये तो मेरा ख्याल है इसमें कोई शक नहीं है कि जितनी डिबेट हो उतना अच्छा है। लेकिन इस फैसले के बाद जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जिसमें 2 जज साहिबान ने एक नोट दिया है, मेरा ख्याल है अब वक्त आ गया है कि हम आर्टिकल 184 का इख्तियार जो है वो चीफ जस्टिस से लेके तो अब एक डेमोक्रेटिक मैनर में, एक जमहूरी मैनर में सीनियर जजेस को दे दिया जाए। होना ये चाहिए। आज तक हमने ये देखा है कि सुओ मोटो एक चीफ जस्टिस आते हैं, उनकी मनमानी है कि वो सुओ मोटो लें या ना लें। अब ये सुओ मोटो की पावर जो है 184(3) की, मेरा ख्याल है वक्त आ गया है कि नंबर 1 तो इसके हदूद और उसका जो जितना स्कोप है उसको स्ट्रक्चर किया जाए, उसका फैसला किया जाए कि किस मामलात में 184 हो सकता है। उसको 184 को एक बोतल में बंद किया जाए ताकि सबको पता हो कि कब इस्तेमाल होगा। और उसके अलावा स्वाय चीफ जस्टिस के बजाय चीफ जस्टिस अकेला फ़ैसला करें। मेरा ख्याल है जो सीनियर 3 या 4 जजेज़ हैं वो मिल के उनको फ़ैसला करना चाहिए कि किस चीज़ में सुओ मोटो लेना है। और उसके अलावा मेरा ख्याल है रूल्स में अमेंडमेंट करके या कानून साजी करके जो अपील की ताकत है वो भी आर्टिकल 184 में देनी चाहिए, ताकि अगर कोई फ़ैसला गलत होता है तो उसकी अपील भी हो दूसरे जजों के पास और मुख्तलिफ जजों के पास सुप्रीम कोर्ट में ही, जो कि फ़ैसला कर सकें कि क्या सुओ मोटो की पहली जो डिसीजन थी वो सही है कि नहीं। ये मेरा ख्याल है इससे जो इशू बना है इससे हम ये फ़ायदा उठा के मुस्तकबिल में ठीक कर सकते हैं, इसका हल ढूंढ सकते हैं। अमानुल्लाह साहब, आप भी समझते हैं कि मुस्तकबिल में इन चीज़ों की तसहीह की ज़रूरत है, और जो जजेस का ये कहना कि इख्तिलाफ राय, तो पैनलिस्ट भी कह रहे हैं अच्छी बात है कि उसको दबाने की कोशिश की मियां साकिब निसार साहब ने बतौर चीफ जस्टिस, एक ओपन कोर्ट में बेंच तोड़ दिया जिसका जिक्र फ़ाइज़ साहब ने किया और फिर मंसूर अली शाह साहब ने अपने फैसले में लिखा। आप क्या कहेंगे? गुजारिश है कि इस पर तो कोई दो राय नहीं कि इख्तिलाफ राय जो है एक सेहतमंद अंसर है और होना चाहिए और पहले भी होता रहा है, मगर जो इस बात पर लोग इतराज़ कर रहे हैं वो एक तरीक़ेकार है। चाहे तरीक़ेकार ऑनरेबल चीफ जस्टिस का था जिसमें कादी साहब को उन्होंने हटा दिया, और इस तरह आज जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने जिस तरह 9 महीने के बाद दिया, कुछ अरसे के बाद जो इख्तिलाफ राय का इज़हार किया, वो भी एक इस पर बात हो सकती है कि उस दिन उसने कुछ नहीं किया, इस वक्त के बाद उसने इससे कुछ लिखा। मगर एक तरीक़ेकार की बात तो आप कर सकते हैं, मगर ये है कि इसको आप गलत नहीं कह सकते कि इख्तिलाफ राय क्यों है। इख्तिलाफ राय दुरुस्त है, बल्कि अपना 2 जज साहबान आपके साथ बैठे हैं, वो समझते हैं कि ये जो कुर्सियां दूर दूर रखते हैं जजों की, उसका मकसद है कि ताकि आपसे उससे कंसल्टेशन भी न करें, मशवरा भी न करें, हर एक इंडिपेंडेंटली अपने राय दे और अपने जजमेंट लिखे। तो इस हवाले से तो मैं समझता हूँ काजी साहब का भी कोई जुर्म नहीं है, जस्टिस मंसूर का भी कोई जुर्म नहीं है। तरीक़ेकार पर अगर कोई इख्तलाफ है तो उसको दुरुस्त होना चाहिए। ब्रदर जजेज़ हैं, हम उनको मशवरा से ज़्यादा हम उनके गुजारिश कर सकते हैं क्योंकि वो अपने मामलात को खुद समझते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हम अपने पैनलिस्ट के बहुत शुक्रगुजार हैं। आज आखिरी दिन साकिब निसार का, कल से हल्फ लेंगे और मुल्क के चीफ जस्टिस होंगे जस्टिस खोसा साहब, जिन्होंने जो अपना माइंड है आज जिस तरीके से बताया कि वो मुख्तलिफ मामलात में क्या राय रखते हैं, जिस पर इरफान कादिर साहब कह रहे थे कि बहुत तरीके के साथ उन्होंने बहुत सारे मामलात को एड्रेस किया है। अब देखते हैं कि उनका दौर कैसा होता है। साकिब निसार साहब के हवाले से राय आपने सुनी, पैनलिस्ट की भी, और जो उनका दौर रहा वो भी हमने हालात आपके सामने रखे। आज के प्रोग्राम में इतने, आपसे कल के प्रोग्राम में मुलाकात होगी।